भाई फिजिक्स का लेक्चर 10, लेकिन उससे पहले पिछला लेक्चर हर बार की तरह एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने कल पिछले लेक्चर में क्या किया था। ये रहा, चलो भाई। तो वही हमने कुछ वो क्वेश्चन देखे थे, है ना। फिर हमने देखा था लेटरल पैराबोला ऐसा होता है ना भाई। और हमने क्या देखा था कि भाई रूट एक्स का जो माइनस रूट एक्स का ऐसा हो जाएगा, अगर रूट एक्स का ऐसा है माइनस रूट एक्स का ऐसा हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, वो तो 10th क्लास का जो भी था व्हाटएवर, वो छोड़ो, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने देखी थी भाई, होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और भाई या फिर एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और भाई इसलिए एलिप्स की जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपन वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। और भाई फिर हमने भाई वेरिएशन ऑफ स्लोप, पता है सर ने आज भी लाइक यही करवाया है, ठीक है, आज भी यही करवाया है। तो अगर कल तो तुमने देख ही लिया होगा, है ना, तो फिर मेरे ख्याल से मैं वापस नहीं कराऊंगा, है ना। तो भाई फिर अपवर्ड पैराबोला का हमने स्लोप ऑफ कर्व में कैसे करते हैं, एक बार मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं अभी आज ही बता दूंगा, ठीक है। और मैंने बताया था होमवर्क के लिए, जैसे भाई 2⁻x है तो हमने वैल्यूज़ बनाई तो ऐसा ग्राफ बनता है, है ना भाई। एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो भाई क्योंकि 2⁻x है तो ये बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना, तो ऐसे बनता है ना। और भाई जैसे e⁻x है तो ये वैसे सिमिलर 2 की तैसे वैसे बढ़ेगा, है ना। लेकिन e⁻−x है भाई, हमने पुट करी तो इसकी भाई -x, तो अगर अगर हम 0 लेंगे तो 1 होएगा, अगर हम 1 लेंगे तो क्योंकि -x तो 1/e हो गया ना, है ना। तो 1/e तो फिर ये और घटेगा, तो घटता जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके, 1 से शुरू हो गया ऐसे घटता जाएगा। लेकिन वही नॉट द सेम एज रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जैसे सेम नहीं होता भाई। देखो ये जैसे यहाँ पे वाई वाली एक्सिस पे टच कर रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो ऐसा होता है नॉर्मली, वो टच नहीं कर रहा होता कहीं, ये 1 पे टच कर रहा है और 1 से ही नीचे जाता है भाई, ठीक है, 1 से नीचे जाता है, ठीक है भाई। और फिर हमने भैया आज का लेक्चर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इसका ग्राफ बनाना है ना। तो भाई अगर हम इसका भाई वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 12 है, और भाई एक्स इंटरसेप्ट -3 और -4 है। भाई अगर हम 12 पे अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो -3 और -4 कैसे छुएगा। तो भाई इसका भाई ये मतलब थोड़ी है कि भाई जो 12 है यही मतलब यहीं से मतलब इसका वाई जो है मिनिमम यहीं पे होगा भाई, मतलब बस वाई से इंटरसेप्ट कर रहा है, वो 0 पे वाई यहाँ पे, तो मतलब ऐसे बना देंगे हम, जो इससे भी थ्रू जाए, इससे भी थ्रू जाए, इससे भी थ्रू जा रहा है। और जो हमने पिछले ग्राफ बनाए थे जैसे एक्स स्क्वायर -4 वगैरह, तो वो तो भाई -4 जो था वो वाई जो था मिनिमम वैल्यू थी उसकी वो, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें मिनिमम वैल्यू -3.5 ऐसे है कुछ है। कैसे भाई कोई भी फंक्शन कहाँ पे मिनिमाइज होता है, जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो, ठीक है भाई। ये मतलब आगे पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन भी, लाइक आज हमने शुरू करा है तो ये सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन पहले से आता है तो भाई ये होता है कि जहाँ पे भी डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होता है ना, वहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है। अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हम देखेंगे डिफरेंशिएशन करके 3.5 की मिनिमम वैल्यू है, तो एक तरह से ये प्रूव हो गया, ठीक है। और भाई स्लोप वेरिएशन वही जो पिछली बार कहते हैं ना वही था। तो भाई ठीक है, दो तरीके भाई, स्ट्रेट लाइन का तो देखो, स्ट्रेट लाइन का एक बार दिखाया था मैं, जब भी स्ट्रेट लाइन का तो सेम ही होता है भाई, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी सेम है। अब बस यहाँ पे भाई क्योंकि ये थीटा जो है 90 से कम है तो फिर ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे थीटा 90 से ज़्यादा तो ये नेगेटिव है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का तो ईजी होता है निकालना, है ना। अब कर्व की बात है, स्लोप ऑफ कर्व, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या था भाई, पहला तरीका था छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा मतलब भाई तन मतलब मन की जगह तन, छू के तेरे तन को, तन मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और भाई क्या किया तूने इशारा, भाई हमने स्लोप का इशारा किया भाई, छू कर तेरे तन को मैंने किया स्लोप का इशारा। तो भाई क्या है भाई, ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का हमें कर्व निकालना है उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। तो भाई जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वही स्लोप ऑफ कर्व होएगा उस पॉइंट पे। या फिर भाई दूसरा तरीका है वो डिफरेंशिएशन वाला, कि डिफरेंशिएशन हो जाएगी, डिफरेंशिएट कर देंगे हम वाई को एक्स से, स्लोप ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आती तो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसे, ठीक है। तो जैसे भाई अभी हमें ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे हमने ऐसे ग्राफ दे रखा है। तो भाई मेथड 1 भाई ये है कि भाई यहाँ पे तो देखो टेंजेंट में 0 ही होएगा, एम बी देखेंगे तो ये ऐसे बन रहा है। तो थीटा मान लो हमने 30 दे रखा है, तो ठीक है, ये थीटा जो है नेगेटिव मतलब 90 से कम है, तो फिर ऑब्वियसली भाई क्या नाम है पॉजिटिव होएगा। और भाई थीटा हमें दे रखा है तो 1/√3, और सी भी पॉजिटिव होएगा, 90 से कम है, सी 90 से कम है और 60 दे रखा है हमें, तो भाई ये √3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि भाई जो है रूट ए फिर रूट इज स्मॉलर देन रूट ए इज ग्रेटर देन, एक सेकंड क्या लिखा है मैंने,
मैंने गलत लिख दिया, रुको 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 रुको। हाँ भाई मैंने गलत लिख दिया भाई, ये ऐसे होएगा भाई, मतलब जैसे जैसे ये बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, तो इसके साथ भाई स्लोप भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये तो हमें दिख रहा है स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, 0 था फिर 1/√3 हुआ, फिर √3 हुआ, तो इंक्रीज़ हो रहा है ना भाई। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी इंक्रीज़ हो रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे पहले 0 था, फिर 1/√3 हुआ, फिर √3 हुआ, ये मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब भाई अगर हम दूसरा मेथड देखें तो भाई डिफ्रेंशिएट करके, तो y की जगह हम x² रख लेंगे, क्योंकि हमें देख रहे हैं ना y = x², तो हम डिफ्रेंशिएट करके 2x आ जाएगा। तो अगर हम a का निकालें तो यहाँ पे जो x है 0 है, तो ये 0 आ गया भाई, 2 × 0 0। अब हमें यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे भी हमें पता होती है x की वैल्यू, तो फिर हम 2 × वो कर देते, उससे आ जाता स्लोप हमारा, ठीक है भाई। अब भाई अगर ऐसा स्लोप है, ऐसा स्लोप है ना, ऐसा स्लोप है, ये जो है ना, ये ट्रिक मैं अभी आगे बताऊँगा, रुको। ऐसा स्लोप है, ठीक है ठीक है, ये जो हो गया, ये वो हो गया लैटरल पैराबोला वाला, है ना। तो फिर भाई ये जो है टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट ए का बनाया हमने, तो ये 90 डिग्री है, तो इन्फिनिट हो गया। बी का बनाया हमने 60 डिग्री है, हमने 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, √3 हो गया। सी का बनाया 30 डिग्री, 1/√3 हो गया। और एम डी का ये तो 0 ही है, 0 हो गया, ठीक है भाई। तो इसमें देखो स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है। स्लोप डिक्रीज़ कैसे हो रहा है, पहले इन्फिनिट था, फिर भाई √3, फिर 1/√3, फिर ये तो हमें दिख रहा है डिक्रीज़ हो रहा है भाई। अब मैग्नीट्यूड है वो भी डिक्रीज़ हो रही है, इन्फिनिटी फिर √3, ये भी डिक्रीज़ हो रही है ना, ठीक है। रुको रुको, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब भाई हमें ऐसा ग्राफ दे रखा है, ऐसा ग्राफ दे रखा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, अब ये ए है, ए पे तो भाई 0 ही है, बी पे भाई ये जो है अगर हम ऐसा बनाएंगे तो ये 150, देखो 150 है। अगर हम एक्स एक्सिस से वो पैरेलल बनाए तो 150 है ये, हाँ तो 150 है, तो भाई 90 से ज़्यादा तो नेगेटिव होएगा। और tan 150 कितना होता है भाई, 1/√3 होता है, मतलब -1/√3 होता है ना। और भाई एम डी जो है ये 120 दे रखा है, तो फिर भाई ये भी -3 आ जाएगा, -√3 मेरा मतलब। और सी जो है ये ऐसे बिल्कुल स्टैंडिंग इन्फिनिटी हो गया। अब देखो ये तो ईजी था भाई, स्लोप और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जानना। अब मेन चीज़ है यहाँ पे, भाई यहाँ पे देख रहे हैं हम स्लोप जो है डिक्रीज़ कर रहा है। कैसे डिक्रीज़ कर रहा है भाई, भाई देखो जैसे 0 से फिर -1/√3 हुआ, -1/√3 हुआ ना माइनस। तो अगर हम भाई नंबर सिस्टम पे देखें तो 0 से -1/√3 हुआ ना, तो डिक्रीज़ कर रहा है, फिर -√3 हुआ और डिक्रीज़ कर रहा है ना भाई। और फिर इन्फिनिट जो ये है, इन्फिनिट मतलब ये जो इस साइड वाला इन्फिनिट है, इस साइड वाला इन्फिनिट है, मतलब माइनस इन्फिनिट वाला ही है, मतलब इन्फिनिट छोड़ो अभी, तुम इन्फिनिट मत समझो, ये मतलब एक तरह से डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भाई अब अगर इसे पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब एक तरह से -इन्फिनिटी मान लो, -इन्फिनिटी है ये, इसलिए डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और भाई अगर ये सब मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि मतलब भाई ये माइनस, हमें साइन से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मतलब मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज़ ही कर रहा है ना, ये दिख गया हमें, ठीक है भाई। अब अगर हम ये वाला ग्राफ देखें तो इसमें भाई एम ए जो है ये भाई हम कैसे बनाएंगे, तो इन्फिनिट एम बी जो है भाई ऐसे बनेगा, तो ये 90 से ज़्यादा एंगल होएगा तो नेगेटिव, एम सी भी 90 से ज़्यादा एंगल होगा नेगेटिव, और एम डी होगा 0, है ना। तो हमें दिख रहा है स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, अरे भाई कैसे इंक्रीज़ हो रहा है भाई, यहाँ पे भी ये इन्फिनिट है, एक तरह से नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव इन्फिनिट, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर हम 0 पे आए, तो एक तरह से स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। और जो ये है मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता ही नहीं है ये साइन से, भाई इन्फिनिट फिर कुछ वैल्यू आएगी, फिर कुछ वैल्यू आएगी, फिर 0 आएगा, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ ही हो रहा है ना भाई। अब देखो, अब वो ट्रिक समझो भाई, जो ट्रिक थी, अगर हमें स्लोप जानना है कि स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, तो भाई हमने बनाया रामलाल, हंसता हुआ रामलाल और रोता हुआ रामलाल। तो अगर देखो ये जो है ना, इसकी स्माइल अगर ऐसा है, ऐसा ग्राफ दे रखा है, तो जो है स्लोप इंक्रीज़ होगा। अगर ऐसा ग्राफ दे रखा है, ऐसा नीचे की तरफ, तो जो है स्लोप डिक्रीज़ होगा। अभी हम करके दिखाते हैं भाई। अब देखो भाई, जैसे ये है, ये अब एक तरह से ऐसा ग्राफ दे रखा है ना, ऐसे ये स्माइल हो गई, इसकी आधी स्माइल ऐसे हो गई, तो ये जो हो गया इसके क्या था, स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। ये भाई देखो ये रोता हुआ है, ये एक तरह से ये वाला हो गया, ये वाली स्माइल हो गई इसकी, तो ये भी डिक्रीज़ कर रहा है। ये जो है ये भी रोता हुआ है, ये भी डिक्रीज़ कर रहा है। ये जो है ये हंसता हुआ है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ये एक तरह से ट्रिक हो गई, ठीक है भाई। और दूसरी कहती फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, रेखा जितनी वर्टिकल होगी उसका मैग्नीट्यूड का स्लोप उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादा होगा, ऐसे घटा ये मैग्नीट्यूड घट गया, ऐसे भी घट गया, ठीक है भाई। तो भाई एक तरह से, अच्छा देखो इसमें देखा समझा देता हूँ। ऐसे भाई हमें दे रखा हो ऐसे, ठीक है, और हमें ये दे रखा है ग्राफ, तो उसका स्लोप तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि भाई ये देखो ये हंस रहा है ना, हंस रहा है भाई, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर हम वैसे से भी समझें तो भाई एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, हाँ तो मैं बोल रहा था ऑलवेज इंक्रीजिंग है भाई स्लोप, क्योंकि तो स्माइल से हमें दिख ही रहा है ना भाई। अब अगर हम ये मैग्नीट्यूड देखें तो फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, ये कैसे भाई, क्या पढ़ा था हमने, रेखा जितनी वर्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है। तो पहले भाई वर्टिकल थी तो ज़्यादा था, फिर लेट गई तो फिर भाई कम हो गया,
फिर वापस वर्टिकल हो गई तो ज़्यादा हुआ, तो एक बार पहले कम हुआ फिर ज़्यादा बढ़ा, तो फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब भाई स्लोप, अब ऐसा स्लोप है, ठीक है, तो इसमें भाई एक तो ट्रिक से पता चल रहा है कि ऑलवेज डिक्रीजिंग, वरना अगर हम उससे भी देखें कि भाई पहले जो था एम स्लोप जो था वो पॉजिटिव था, ठीक है, ठीक है भाई, स्लोप पॉजिटिव था, ठीक है, फिर भाई एम ज़ीरो हुआ, ठीक है, फिर नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो एक तरह से पहले पॉजिटिव था फिर और घटा फिर और घटा, तो एक तरह से डिक्रीजिंग हो गया, है ना। तो इसमें भाई जैसे पहले ही पॉजिटिव था, नहीं सॉरी पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ, मतलब सॉरी फिर ज़ीरो हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया ये भाई। जो है हम भाई क्या नाम है ये भाई जो है ये, अगर हम स्लोप की क्या नाम बोलते हैं ग्राफ की डायरेक्शन देखते हैं तो वो तो भाई एक वाई एक्स से ओरिजिन से दूर ही जाता होता है ना, तो ऐसे होता है ग्राफ, तो अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव फिर ज़ीरो फिर पॉजिटिव, इसलिए ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव फिर ज़ीरो फिर नेगेटिव, समझ गए, ठीक है जी। अब भाई पॉजिटिव से ज़ीरो तक डिक्रीज़ हुआ, फिर ज़ीरो से नेगेटिव में वैल्यू बढ़ी, लेकिन भाई ये तो टोटल तो मतलब डिक्रीज ही होगा ना, क्योंकि वो नेगेटिव था भाई। नेगेटिव में अगर वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव में अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है तो नेगेटिव तो भाई जितना नेगेटिव होता है, जितना नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होती है उतना छोटा होता है ना, इसलिए जो है ऑलवेज डिक्रीजिंग है। मैग्नीट्यूड देखो, पहले भाई ज़्यादा था, रेखा खड़ी हुई है तो मैक्सिमम होएगा, ज़्यादा होगा, है ना, उतना ज़्यादा होगा। फिर भाई लेट गई तो फिर कम हो गया, पहले ज़्यादा था फिर पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसे घटा फिर वापस बढ़ गया, ठीक है भाई, समझ गए। अब भाई ठीक है, ये तो एक तरह से पिछली क्लास का ही था एक तरह से, है ना। अब मेन चीज़ है, ठीक है भाई। अब जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है, इफ़ y इज इक्वल टू 2x + 4, ठीक है, तो फाइंड चेंज इन y व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 1 to 2, मतलब पहले 1 थी फिर 2 में 3 हो गई x की वैल्यू, तो बहुत ईजी है भाई। क्या है भाई, y2 - y1 कर देंगे तो y1 क्या हो गया भाई, हम 1 की वैल्यू डालेंगे x में तो फिर 6 आ गया, और 3 की वैल्यू डालेंगे x में तो फिर 2 × 3 6 + 4 10, तो फिर भाई 10 - 6 ये आ गया 4, ये आ गया इसका पहले का आंसर। क्वेश्चन का क्या है कि फाइंड चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और x की वैल्यू उतनी दे रखी है फिर ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसका मतलब हो गया कि y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू मतलब अपॉन x, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में, तो अपॉन x, ठीक है। तो भाई तो पहले चेंज इन y y2 - y1 अपॉन चेंज इन x इज इक्वल टू x2 - x1, तो 10 - 6 और 3 - 1, यहाँ पे 3 और 1 है ना, 3 - 1 तो 4/2 2 आ गया, ठीक है। अब भाई मान लो जो चेंज इन y है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो एक तरह से वही पूछ रहा है ये चेंज इन y अपॉन चेंज अपॉन x, है ना। फ्रॉम x1 जो है 1 दे रखा है, और x2 देखो 1.0001 दे रखा है, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है, चलो ये तो 1 है तो इजी वैल्यू है। अगर सपोज भाई 4 होता और ये होता 4.0004, ठीक है, और भाई सब ये तो भाई इक्वेशन भी इजी थी 2x + 4। अगर मान लो ऐसी इक्वेशन होती कि x³ + 2x² + 4x ऐसा कुछ होता, ठीक है भाई, मान लो अगर ऐसी इक्वेशन होती भाई, है ना, तो भाई इसमें देखो कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग जाता भाई, क्योंकि भाई हमें पहले x2 पहले ऐसे पुट करना पड़ेगा फिर ऐसे पुट करना पड़ेगा, 1.00 को क्यूब करोगे 4 मानो 4.0004 का भाई जो है कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल भाई। अगर x जो है बहुत स्मॉल है, मतलब चेंज इन x बहुत स्मॉल है, मतलब भाई 1.001 - 1 करेंगे तो 0.001 आएगा ना चेंज, ठीक है, बहुत स्मॉल है जो, तो चेंज इन y जो वो भी बहुत वेरी स्मॉल है, ठीक है भाई। तो इसमें कैलकुलेशंस थी ना ये बहुत मुश्किल थी, तो क्या हुआ भाई, लोग बोलेंगे ये बात न्यूटन भाई तक चली गई भाई, न्यूटन भाई आप भी कुछ इलाज निकालो भाई, क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है भाई। तो उसने एक जैसे भाई उसने एक तोड़ निकाला फिर, ठीक है, उसने बोल दिया कि इतनी छोटी इस वैल्यू के लिए ना तुम अगर ऐसे नॉर्मल ऐसे मेथड में नहीं हो रहा है तुम डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर लो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन का भाई एक तरह से नीड क्या थी भाई, इतनी छोटी इस वैल्यू के लिए नीड थी, तो उसने बोला कि अगर भाई चेंज इन y अपॉन चेंज इन x में, और भाई जो x जो है भाई वो बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो भाई तुम डिफ्रेंशिएशन यूज़ करो, ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएशन यूज़ करो। ये उसने भाई ये एक तरह से हमें नीट पता चल गई। अब एक तरह से डिफ्रेंशिएशन अब मेन शुरू होएगा भाई। जो डिफ्रेंशिएशन जो ये है ना d/dx, अब ये तो y होता है, नॉर्मली y लिखते हैं ना, ये y जो है ये y मतलब जरूर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब हो गया, जैसे एडिशन का ऑपरेटर प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन का ये होता है भाई काटा सा, और डिवीजन का ये होता है भाई, है ना, ये ऑपरेटर हो गया। तो एक तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर ये है, ठीक है भाई, ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो भाई यहाँ पे कुछ हम रखते हैं, तो रेट ऑफ चेंज इन डैश विद रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है भाई, जो भी यहाँ पे रखते हैं वो रेट ऑफ चेंज इन इसमें जितना चेंज आया रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे भाई रेट ऑफ चेंज, अब यहाँ पे अगर सपोज टी है तो रेट ऑफ चेंज इन डैश विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब सपोज हमने वाई रख लिया तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो अब मैंने भाई डॉक्टर वाई रख लिया भाई तो भाई ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन डॉक्टर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना भाई, समझ गए, ये है, ठीक है भाई। बस ये है कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है मेन चीज़ तो, ठीक है भाई। अब मेन चीज़ लाइक ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। भाई जैसे हमने एक ग्राफ बनाया है ऐसा सा, ठीक है, ये ग्राफ, ये रेड वाला ग्राफ है, ठीक है। तो भाई इसमें जो है भाई, अगर हमें एवरेज स्लोप, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, x1 x2, ये x2 y2, ठीक है। अगर हमें भाई क्या है एवरेज स्लोप निकालना है बिटवीन 1 और 2, तो एवरेज स्लोप निकालने का क्या होता है भाई, इसको ना जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दो, कैसा भी ग्राफ हो उसको बस जोड़ दो ऐसे, ठीक है। और भाई ऐसे जोड़ा ना, फिर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, है ना, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे निकलता है एवरेज वाला, ठीक है भाई। बस कैसा भी ग्राफ है कर्व वाला, उसमें भाई 2 पॉइंट्स को जोड़ दो, तो ये जो इन 2 पॉइंट्स के एक तरह से इन पे जो स्लोप आएगा वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन भाई अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है, जैसे भाई सपोज हमें x0 पे निकालना है, x0 पे देखो, x0 पे निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है, तो हम याद क्या रखा था भाई, चेंज जो है भाई बहुत छोटा है। अगर हम पॉइंट पे देखें तो भाई पॉइंट पे भी लाइक अगर हम जूम कर दें, बहुत ज़्यादा जूम कर दें, तो थोड़ा सा तो चेंज हो ही रहा होगा। तो मान लो हमने यहाँ वाला चेंज लिया dx और ये हो गया dy, तो भाई जो है स्लोप ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, स्लोप ऑफ अ पॉइंट होता है tan थीटा, स्लोप ऑफ पॉइंट tan थीटा होता है ना, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपन बेस तो ये dy और अपन dx हो जाएगा, तो dy अपन dx आ गया। तो स्लोप एट अ पॉइंट इज इक्वल टू dy अपन dx, ठीक है, एट x0, वही मतलब x0 है, ठीक है भाई। स्लोप ऑफ अ पॉइंट जो है वो ऐसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ अ, ये तो नॉर्मल निकल जाएगा, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हमने ऐसे लाइन खींचा, उसके बीच में ऐसे निकल गया। अगर हमें पॉइंट का निकालना है तो डिफरेंशिएशन निकलता है, ठीक है भाई। अब मानो भाई ऐसे कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या बताया था, इन 2 पॉइंट्स के बीच में भाई, इन 2 पॉइंट्स के बीच में एवरेज स्लोप भाई tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, तो ये x0 अपन y0, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो y0 अपन x ऐसे मिल जाएगा, y0 और x अपन x0 क्या होता है, x0 नहीं बोल रहा मैं, क्या होता है ये y0 नहीं है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सॉरी भाई एकदम इतनी देर से x0 y0 बोल रहा था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, है ना। तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे दे रखे होंगे ना y2 x2 और ये x2 x1 y1, ठीक है। अब भाई जैसे अगर हमें भाई यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या बताया था, पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं भाई। अब हमें अगर ऐसे ये दे रखा है और हमें 2 पे निकालना है, पॉइंट पे x2 दे रखा है, तो हम भाई डिफरेंशिएट कर देंगे बस, पुटिंग y की वैल्यू x2 दे रखी है भाई, अभी डिफरेंशिएट तो नहीं आता, तो भाई अभी कोई नहीं, तो 10% जो तुम्हें समझ नहीं आया वो अभी हम जब डिफरेंशिएशन सीखेंगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसे पहले से आता है वो समझ जाएगा भाई, ठीक है। हम ऐसे डिफरेंशिएशन करके निकाल लेंगे भाई स्लोप की वैल्यू, हमने पहले डिफरेंशिएशन करके 2x निकाल लिया, अब 2x में भाई x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो बस भाई वो निकल गया, ठीक है भाई। अब देखो, अब एक तरह से मेन जो डिफरेंशिएशन है, जिसे डिफरेंशिएशन नहीं आता वो शुरू हो गया, ठीक है। एक तरह से मैं तो वैसे बहुत देर से बोल रहा हूँ मेन लेकिन भाई मतलब अब शुरू हुआ है मेन डिफरेंशिएशन जो है, ठीक है। तो अभी हमने रूल 1 और रूल 2 ही किया है, ठीक है। तो रूल 1 क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है भाई, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, मान लो भाई y = 5 है, तो dy अपॉन dx मतलब d5 अपॉन dx, वो जो 5 है इसका मतलब क्या होता है कि चेंज इन 5 विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन 5 विद रिस्पेक्ट टू x, भाई ये तो फिक्स्ड वैल्यू है ना, 5 तो भाई कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है ना, तो भाई चेंज इन 5 तो कुछ होएगा ही नहीं, चेंज इन 5 विद रिस्पेक्ट टू x तो कुछ होएगा ही नहीं, इसलिए भाई ये 0 आ जाता है। तो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 0 होती है, ठीक है भाई। रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, भाई इसमें अब भाई अगर x में भी चेंज करना होता भाई, तो यहाँ पे कुछ x होती, यहाँ पे कुछ x होता, जैसे 5x होता फिर तो कुछ चेंज होता भी, लेकिन भाई ये तो कांस्टेंट ही है, 5 की वैल्यू तो कुछ चेंज होएगी ही नहीं, इसलिए भाई 0 हो गया ये, समझ गए। अब भाई जैसे डी पाई अपॉन डी टी, ठीक है, तो भाई विद रेट ऑफ चेंज इन पाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब भाई पाई भी कांस्टेंट है तो इसमें भी चेंज नहीं होएगा, या फिर तुम ऐसे समझ लो जैसे पाई की वैल्यू में क्या होती है 22.7 है ना, 22.7 या 3.14 है ना भाई। ये जो है भाई, ये भाई 100 साल पहले भी इतनी थी, 50 साल पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, 50 साल बाद भी इतनी रहेगी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा भाई, इसलिए 0 है। जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का क्या पता है, कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है भाई वो 0 होती है, ठीक है भाई, ये पहला रूल है, ठीक है।
अब जो दूसरा रूल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शन, ठीक है भाई। अब जैसे दे रखा हो y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर n, ठीक है, y रेस्ट पावर x रेस्ट पावर n, तो इसमें क्या होता है dy अपॉन dx, तो dxn अपॉन dy, ठीक है। तो इसमें क्या निकालते हैं, जो n है, ठीक है, n ये सिर पे चढ़ा हुआ है भाई, ज़्यादा कोई सिर पे चढ़ता है तो क्या करते हो, नीचे पटक देते हो ना, नीचे उतर भाई तू नीचे उतर तो ठीक है, पहले इसे हमने n आगे ले आया हम, ठीक है, n को आगे एक तरह से रख दिया, एक तरह से मल्टीपल हो गया ये, ठीक है। फिर हमने x का x लिखा वापस, हम तो है ही भाई, हम तो है ही, हमने उसे नीचे पटका, हम तो बगल में है ही उसके। अब जो है ना भाई, मान लो चेयर चढ़ी हुई थी हमारे सिर पे, हमारे चेयर पे चेयर रखी हुई थी, और मैंने ना एक जो से पटकी, और मैं ना एक जो टुकड़ा था ना टूटी हुई चेयर का, वो मेरे सिर पे ही रह गया, ठीक है। तो टूटी हुई चेयर का सिर पे ही रह गया भाई, ऐसे याद कर लो, ठीक है, टूटी हुई चेयर का सिर पे ही रह गया, तो एक तरह से n-1 हो जाएगा। तो इस भाई एल्जेब्रिक फॉर्म का कैसे होता है, x टू पावर n, तो n x n-1 ऐसे होता है, ठीक है। अब एग्जांपल समझोगे तो सब समझ आएगा। जैसे अब ये x टू पावर 3 है, ठीक है, तो इसका कैसे होएगा, पहले हमने भाई चेयर लाई नीचे, ठीक है, फिर हम तो खड़े हैं उसके बगल में, और टूटी हुई चेयर थोड़ी सी ऊपर रह गई, ठीक है भाई, -1 करते हैं, ठीक है, तो हो गया 3x टू पावर 2, ठीक है भाई, ऐसे हो गया भाई, ठीक है, ये किया मैंने, ठीक है। अब भाई x टू पावर 4, तो 4 लाया बगल में, एक 4-1 एक 4x टू पावर 3, 3/2 बगल में लाया, 3/2 -1 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 3 भाई एलसीएम लोगे ना, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा, तो भाई 1/2, भाई 1/2 को हम इसे √x लिख सकते हैं ऐसे। अब भाई √x दे रखा हो सपोज, तो ये जो है x 1/2 हो गया, है ना, 1/2 हो गया, 1/2 आगे लाए, x 1/2 -1 कितना होगा, -1/2, ठीक है। अब भाई बस उसे हम 1/2 माइनस का मतलब नीचे जाएगा, 1/2 का मतलब रूट, तो 1/2 √x, ठीक है भाई। और भाई अब जैसे ये है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू पावर 2, अब भाई इसे ऊपर लगे एक बार x टू पावर -2, ठीक है, तो -2 आगे आया, -1 जो है -2 x टू पावर -3 ऐसे हो गया। अब इसी का -3 मतलब नीचे जाएगा, तो -2 अपॉन एक्स टू पावर 3, बस भाई आज इतना ही होता। बाय 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 बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय 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 बाय।